हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट स्टडी एंड वायरिंग। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी मैथ्स क्लासेस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप पहले भी काफ़ी पढ़ चुके हैं क्लास 10th और क्लास 12th में। तो जो पॉइंट्स मेरे को लगेंगे कि आपको फटाफट पढ़ाने हैं, तो मैं वहाँ पर अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं करूँगा, मैं काफ़ी स्पीड से चलूँगा वहाँ पे। और जहाँ पर मुझे लगेगा कि अब आपको यहाँ पर बीएससी के लेवल के हिसाब से पढ़ाना है, तो वहाँ पर मैं फिर आपको काफ़ी आराम से पढ़ाऊँगा। तो जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है, प्लीज़ आप लोग के पास कमेंट का ऑप्शन खुला हुआ है, आप लोग अपने कमेंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि अगर मेरे पास कोई एक चार्ज है और मान लो वो चार्ज मेरा रेस्ट पे है, ठीक है ना। मान लो मेरे पास कोई एक क्या है, चार्ज है जो किस पे है बेटा, रेस्ट पे है। तो ये जो रेस्ट चार्ज है वो अपने चारों ओर क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जो आप यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने क्या किया, एक चार्ज को पकड़ा और उसको पकड़ के कहीं पर रेस्ट पोजीशन पर रख दिया, तो वो चार्ज अपने चारों ओर क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इसी तरीके से अगर आपने उस चार्ज को किसी भी तरीके से मूव कराया, अब किसी भी तरीके से मूव कराने का मतलब क्या है कि आपने उस चार्ज पे क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। अब वो फोर्स किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, हम आने वाले वीडियोस में उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जब भी चार्ज क्या करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, तो वो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट करता है। ये सारी बातें आई होप कि आप लोगों को पता होंगी। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि अ रेस्ट चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड around itself and a moving charge constitutes इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब चार्ज क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है, तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाने लग जाता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक करंट यानी कि चार्ज का मोशन, अब चार्ज को अलाउड कौन करेगा, कंडक्टर्स करेंगे, और अलाउड कौन नहीं करेगा, इंसुलेटर नहीं करेंगे। तो ये बात तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट किस में होता है, कंडक्टर्स में होता है, और किस में नहीं होता है, इंसुलेटर में नहीं होता है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई एक क्या है, कंडक्टर है, ठीक है ना। अब इस कंडक्टर में मान लेते हैं मैं कहीं पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेता हूँ। यहाँ पर मान लो मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, ठीक है ना, और मान लो इस एरिया को मैंने ए से डिनोट कर दिया। अब देखते हैं इससे मान लो आपके क्या पास हो रहा है, चार्ज पास हो रहा है, ठीक है ना। तो पर यूनिट टाइम कितना चार्ज इससे पास हो रहा है इस कंडक्टर के थ्रू, उसी को हम मैथमेटिकली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, चार्जेस, ठीक है ना, पासिंग थ्रू any cross section per unit time is called इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि पर यूनिट टाइम कितना चार्ज किसी कंडक्टर से पास हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यानी करंट को हम दिखाते हैं आई से, और आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। यानी कि चार्ज को हम डिनोट कर रहे हैं क्यू से, और टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, टी से डिनोट कर रहे हैं। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, क्यू अपॉन टी हो गया। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ यहाँ पर, तो आपको पता है कि इसकी जो यूनिट है, क्यू की यूनिट होगी कूलॉम, और टाइम की क्या होगी, सेकंड। तो कूलॉम पर सेकंड क्या होती है, करंट की यूनिट होती है। और इसको हम क्या भी कहते हैं, इसको हम क्या भी कहते हैं, एम्पियर भी कहते हैं। और जो एम्पियर होती है, इसकी कौन सी यूनिट होती है बेटा, एसआई यूनिट होती है। क्लियर है बात है, आई बात समझ में। आई होप कि यहाँ तक तो आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी हम करंट की डायरेक्शंस वगैरह के बारे में देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि करंट स्केलर है या फिर वेक्टर है। क्लियर है बातें। तो अब हमको यहाँ पर कुछ बातें पहले तो समझनी है कि हमारे पास क्या आ गया, आई इक्वल टू कितना है हमारे पास, आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। क्लियर है बातें। अच्छा, दूसरी बात,
अब देखिए इसके डिफरेंट फार्मूला पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। डिफरेंट आपके पास क्या कहते हैं बॉडीज के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं आप, या डिफरेंट टाइप के शेप के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करना चाह रहे हैं। क्लियर है। देखिए अब हमारे पास, देखिए हमारे पास अगर अब हमने क्या पढ़ा था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में। 3 तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। एक होता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, और एक इसी तरीके से क्या होता है हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, और एक इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है या नहीं होता है, ये आप लोगों को पता है, ये मैंने भी पढ़ाया है आप लोगों को। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से दिखाते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी को किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। यानी कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई एल होता है, ठीक है ना, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई ए होता है, और इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होती है क्यू बाई क्या होता है वी होता है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, कोई एक लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और मान लो वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है किसी लाइन पे, मेरे पास वो टोटल चार्ज मान लो क्या है क्यू है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो लेंथ है कंडक्टर की मान लो कितनी है एल है, और चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कितना है क्यू है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से दिखाते हैं, और लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाता है क्यू बाई एल हो जाता है। इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास यही चार्ज जो क्यू है अब लाइन पे ना होके डिस्ट्रीब्यूट जो है वो मान लेते हैं वो किस पे है, एक सरफेस पे है। मान लो यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है मान लो किस पे है, सरफेस पे है। चार्ज तो मेरे पास कितना है क्यू है, और मान लो इसका एरिया कितना है ए है, तो इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से दिखाएंगे, और सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई ए हो जाएगा। और इसी तरीके से मान लो वही चार्ज मेरे पास अब ना तो लाइन में है ना तो सरफेस में है, अब वो सपोज वो डिस्ट्रीब्यूट किस में हो गया है, किसी एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो ऑब्वियसली है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यही प्लस चार्ज अब मान लो किसी एक वॉल्यूम में क्या हो गया है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, कौन सा चार्ज क्यू चार्ज किसी एक वॉल्यूम वी पर, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से दिखाएंगे, जहाँ पर रो की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू बाई वी आ जाएगी। तो यहाँ से पहले वाले एक्सप्रेशन से मैं क्यू को लैम्डा एल लिख सकता हूँ, सेकेंड वाले एक्सप्रेशन से क्यू को मैं सिग्मा ए लिख सकता हूँ, और थर्ड वाले एक्सप्रेशन से क्यू की वैल्यू में रो वी लिख सकता हूँ। यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए क्यू की वैल्यू लैम्डा एल होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए क्यू की वैल्यू सिग्मा ए होगी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए क्यू की वैल्यू रो वी होगी। अब देखिए क्या तीनों के लिए करंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। कैसे, जैसे आई इक्वल टू क्या है क्यू अपॉन क्या होता है बेटा टी होता है। तो अब देखिए तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू कितना है लैम्डा एल अपॉन कितना टी हो जाएगा। तो इसका मतलब लाइन चार्ज के लिए जो हमारे पास करंट की वैल्यू आती है वो कितनी आती है लैम्डा एल बाई क्या आती है टी आती है। क्लियर है बात है। ऐसे ही देखिए आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी आप सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा सिग्मा ए, और अपॉन कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। क्लियर है बात है। तो यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए करंट की वैल्यू आई इक्वल टू होगी सिग्मा ए बाई टी हो जाएगी। इसी तरीके से आप देखिए अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी करूँ, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू होती है रो वी, तो मैं यहाँ पर क्यू की जगह रो वी लिख दूंगा, तो रो वी अपॉन कितना हो जाएगा ये टी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करंट की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं डिफरेंट चार्ज डेंसिटी के लिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, क्लियर है बातें। अब आप चाहें तो इसको आगे की तरफ भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको इतना पता है कि लेंथ अपॉन टाइम यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम की वैल्यू क्या होती है वेलोसिटी होती है। जैसे लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी होता है, ये क्या होता है वेलोसिटी होता है, ये क्या है वेलोसिटी है। हाँ, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एल अपॉन टी की जगह मैं ऊपर एक्सप्रेशन में क्या लिख सकता हूँ वी, तो आई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं लैम्डा इंटू वी। ठीक है ना, आगे कॉम्पिटिशन्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस फॉर्मूले हैं ये। ठीक है ना, स्टूडेंट्स को लगता है अरे ये फॉर्मूले तो हमने पढ़े नहीं हैं, अरे बिल्कुल पढ़े हैं भाई आपने। ठीक है ना, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या दिया है देखो आई इक्वल टू दिया है आपको, देखो यहाँ पे सिग्मा ए बाई टी दिया है, तो आई इक्वल टू सिग्मा ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ
अपॉन क्या टाइम लिख सकता हूँ ना। अब देखो लेंथ अपॉन टाइम को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा वी इंटू बी, और यहाँ पे बी क्या है, ब्रेथ है। क्लियर है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आ गया यहाँ पे आई का। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारे फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, कहने का मतलब है। ठीक है, अब जैसे थर्ड वाले फॉर्मूले को देखो, आई इक्वल टू सिग्मा वी को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या लिख सकते हैं, हाइट लिख सकते हैं, अपॉन कितना है ये, टाइम। तो लेंथ इंटू टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो आई इक्वल टू कितना आ गया, रो वेलोसिटी बी और एच। तो देखिए, तो इस तरीके से हम डिफरेंट फार्मूला यहाँ पर बना सकते हैं करंट के लिए, डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज़ के लिए। ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से हम डिफरेंट करंट की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। क्लियर है बातें। आई होप कि आप लोगों की दिमाग में ये बातें सेट हो रही होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला। देखो अब जैसे मान लो, देखो मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक क्या है, एक सर्कुलर लूप है। मान लो ये आपके पास क्या है, एक सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप में मान लो करंट आपका क्या फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। क्लियर है। अब आपको एक बात तो पता है कि यार सर्कुलर लूप के लिए, अब देखो आई की वैल्यू में यहाँ पे क्या लिखता हूँ, क्यू अपॉन, अब यहाँ पे मैं स्मॉल टी लिख के क्या लिखूंगा, सॉरी कैपिटल टी लिखूंगा, जहाँ पे टी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के आए हैं कि भाई टाइम पीरियड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है ना, एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, सॉरी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं कहेंगे क्योंकि हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। सॉरी मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख दी थी। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, यानी कि एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन होता है, दैट यू नो वेरी वेल। ठीक है, वो क्या होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे पास, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी को हम किससे दिखाते हैं, न्यू से दिखाते हैं। तो 1/t की वैल्यू क्या होती है बेटा, न्यू होती है। और न्यू को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए, करंट कैरिंग लूप के लिए अगर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, देखो 1/t की जगह मैं न्यू रख दूंगा तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इंटू न्यू आ जाएगा। तो देखिए मैंने अभी आपसे कहा था ना कि डिफरेंट शेप के लिए करंट की वैल्यूज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो इस तरीके से आप इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आगे आने वाले टाइम पे जब हमको लगेगा कि हमको और सारी चीज़ें सीखनी है इसमें, तो उसी तरीके से मैं आपको बताते रहूँगा। क्लियर है बातें। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमने क्या कहा कि अब देखिए, अब वी नो दैट, आपको एक बात पता है कि करंट आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई क्या होता है, टी होता है। क्यू बाई क्या होता है, टी होता है। और करंट के बारे में अगर देखा जाए तो जनरली जो बुक में लिखा है वो एक कैसी क्वांटिटी लिखी है, स्केलर क्वांटिटी लिखी है। क्या लिखी है, स्केलर क्वांटिटी होती है करंट। कैसी क्वांटिटी होती है, करंट। अब आप कहेंगे कि सर करंट के पास तो डायरेक्शन होती है, अभी मैं आपको वही बात समझाने वाला हूँ। ठीक है ना। और कहीं पर करंट को क्या भी लिखा है, टेंसर क्वांटिटी भी लिखा है। क्या भी लिखा है, टेंसर क्वांटिटी भी लिखा है। अब जैसे तुम खुद ही देखो, अभी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखो मेरे पास मान लो इस तरीके से एक नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है ना, एक नेटवर्क बना हुआ है मेरे पास। ठीक है ना, और ये नेटवर्क किस तरीके से बना है थोड़ा सा आप लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत ही आसान सा है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर पहले एक सर्कल जैसा बना देता हूँ, ये देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान लो, और यहाँ पर एक जॉइंट है। ठीक है, मान लो देखिए अपवर्ड साइड से मान लो 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक है, और डाउनवर्ड साइड से आपका मान लो आ रहा है 4 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो अब देखिए 5 एम्पियर का करंट नीचे की ओर को आ रहा है, 4 एम्पियर का करंट ऊपर की ओर को जा रहा है। फिर ये यहाँ पर इस जंक्शन पे मिलके, ठीक है ना, आगे की ओर को जा रहे हैं। ठीक है ना, आगे की ओर को जा रहे हैं। तो अब आप खुद बताइए, मान लो यहाँ पर आपका एक अमीटर लगा है, तो अमीटर में टोटल करंट कितना आएगा, 9 एम्पियर का आएगा। अब आप खुद ही सोचिए, यानी कि हमने इसको वेक्टर के एडिशन से, वेक्टर एडिशन का यूज किया है या स्केलर, ऑब्वियसली है कि स्केलर एडिशन का यूज किया है। क्यों, क्योंकि 5
प्लस 4 इक्वल टू कितना होता है 9 होता है, तो हमने यहाँ पर किसी डायरेक्शन का यूज नहीं किया है। तो इसका मतलब जो करंट है आपकी वो कैसी क्वांटिटी आई, स्केलर क्वांटिटी आई। लेकिन अब मैंने जैसे यहाँ पर टेंसर लिखा है तो मैं थोड़ा टेंसर के बारे में भी आपको समझा देता हूँ। टेंसर क्वांटिटी वो होती हैं जो लगती तो वेक्टर की तरह हैं लेकिन होती क्या है, स्केलर है। जैसे आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए अब जैसे मैंने आपसे कहा कि यार देखिए ऊपर वाले को देखिए, आप ऊपर की तरफ देखिए करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब यहाँ पर देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। लग तो ऐसा ही रहा है कि हाँ यार करंट के पास क्या है, डायरेक्शन है, बट जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुँच के जैसे करंट अंदर की ओर को गया तो भाई यहाँ पर हमारे पास करंट की टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 9 एम्पियर। तो हो क्या रहा है कि दिख तो रही है किसकी तरह, वेक्टर की तरह, बट बिहेव कैसा कर रही है, एक स्केलर की तरह। तो इसलिए करंट को क्या भी कहा जाता है, टेंसर भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों के MCQ जाते हैं तो आप वहाँ पर जरूर देख लेना कि आपको करंट स्केलर दिया हुआ है या फिर टेंसर दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको करंट के बारे में तो एक अच्छा नॉलेज हो ही गया होगा। यहाँ पर क्लियर है बात है। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और है करंट को समझने के लिए कि जो करंट होता है, ठीक है ना, करंट की डायरेक्शन देखिए। अब मैं आपको एक बात और समझाता हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना। करंट को हम स्केलर मान के चलेंगे। हाँ, याद रखना करंट एक स्केलर होती है। डायरेक्शन का यूज इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ओवरऑल जो करंट को हम मानते हैं वो क्या करते हैं, टेंसर मान के चलते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए अब जब करंट के बारे, अब हुआ क्या कि जैसे मान लो जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था तब हमको ये बात हम ये मान के चलते थे कि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ जो करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट वो क्या है बेटा, पॉजिटिव से क्या है, पॉजिटिव से कहाँ की, पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ की ओर को होती है, टर्मिनल से कहाँ की ओर को होती है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की ओर को होती है, कहते थे हम टर्मिनल की ओर को होती है। अभी मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कि कन्वेंशनल का मतलब हमने ये माना कि जो करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, पॉजिटिव से कहाँ की ओर को होती है, नेगेटिव की ओर को होती है। जैसे आप लोगों को याद होगा कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, अभी हम धीरे धीरे सारी बातें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना, सारी बातें डिस्कस करेंगे, बट ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आती होंगी, इसलिए मैं फटाफट से ये सारी बातें आपको समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है। आई बात समझ में, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको ये सारी बातें आती हैं, फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपको नहीं भी आती होंगी तो ये जो छोटी छोटी सी बातें मैं आपको समझाऊंगा उससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखो हम करते क्या है कि जैसे हम यहाँ पर एक बैटरी लगाते थे, अगर आपको याद है क्लास 12th में आपने किया होगा, यहाँ पर एक की लगाते थे, की को क्लोज करते थे, फिर हम क्या करते थे कि करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ लेते हैं हम, पॉजिटिव से फ्लो करता है कहते हैं हम, और किस टर्मिनल पे जाता है, नेगेटिव पे। तो ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन क्या है भाई, करंट की डायरेक्शन है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन को हम कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। लेकिन जब अब आप देखो, अभी हमने कहा था कि जो कंडक्टर में है, कंडक्टर हैं उसमें क्या होते हैं, जो आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या अब चार्ज मतलब निगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन करंट को बना रहे हैं, तो निगेटिव की ओर को जाएगा या पॉजिटिव की ओर को जाएगा, ऑब्वियसली है कि भाई पॉजिटिव की ओर को जाएगा। यानी कि इसका मतलब तो इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर को आने चाहिए भाई, आपके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को आने चाहिए। आई बात समझ में। तो ये कब पता चला, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर हुई, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया तब ये पता चला कि यार जो इलेक्ट्रॉन की करंट कन्वेंशनल डायरेक्शन तो हमने पॉजिटिव से निगेटिव ले ली है, लेकिन करंट की डायरेक्शन कहाँ है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर को है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में आपसे कहा जाए, इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कहा जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन होती है उसमें जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो होता है फ्रॉम कहाँ की ओर को, निगेटिव टर्मिनल टू कहाँ की ओर को होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। क्लियर है बात है, समझ में आई बात है। अरे भाई डायग्राम में हमको क्या करना है, डायग्राम में हमें डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव ही बनानी है, यानी कि डायग्राम में हमने कन्वेंशनल डायरेक्शन ही लेनी है, लेकिन दिमाग के अंदर ये बात सेट होनी है कि यार डायरेक्शन तो हम कन्वेंशनल ले रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, निगेटिव टू कहाँ फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव फ्लो कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो आज जो हमने पढ़ा, आई होप कि आपके दिमाग में सेट हो गई होगी बातें। तो पहली बात हमने ये पढ़ा कि जो हमारा रेस्ट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, लेकिन अगर हम
इलेक्ट्रिक करंट को बनाना चाहते हैं तो हमको चार्ज को क्या करना पड़ता है, मूव कराना पड़ता है और क्या अप्लाई करना पड़ता है, चार्ज पे फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ये फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद हमने मैथमेटिकली करंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये देखा, यानी कि I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। उसके बाद हमने डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करंट की वैल्यूज को देखा, जिसमें हमने लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज के लिए करंट की वैल्यूज को स्टडी किया। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है तो उसके लिए करंट की वैल्यू कितनी होती है। और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। हालांकि जो इलेक्ट्रिक करंट है दिखने में तो लगता है कि उसके पास क्या है, डायरेक्शन है, बट वो एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसी क्वांटिटी भी कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है करंट की वो क्या होती है, पॉजिटिव से कहाँ की ओर को होती है, बैटरी के नेगेटिव की ओर को होती है। ठीक है ना। जब हमने ये समझा तो तुरंत ही हमारे दिमाग में एक बात और होनी चाहिए कि हम चाहे कन्वेंशनल डायरेक्शन ले रहे हैं डायग्राम में करंट की जो पॉजिटिव से नेगेटिव है, लेकिन हमको ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से कहाँ की ओर को एक्सेलरेट करते हैं, पॉजिटिव की ओर को एक्सेलरेट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। तो आज की वीडियो में तो इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी करंट डेंसिटी को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक रहेगा आपका और एग्ज़ाम में आने के बहुत उसके क्या हैं, चांस भी हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।